तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? असेसमेंट प्रोसीजर। कुछ सुना है असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में? असेसमेंट मतलब, असेसमेंट बोले तो सर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी या फिर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। समझ में आ रहा है? टैक्स लायबिलिटी, इसको बोलते हैं असेसमेंट करना। अब असेसमेंट सर कौन कौन कर सकता है यहाँ पे? एक तो हम खुद से करते हैं, रिटर्न फाइलिंग हम कौन करते हैं? कौन करता है रिटर्न फाइलिंग? डिपार्टमेंट करता है हमारे बदले, यार अपन करते हैं खुद लोग, हम ही करते हैं। तो हम अगर करते हैं अपनी टैक्स कैलकुलेशन और टोटल इनकम की, तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। समझ में आ गया? अगर डिपार्टमेंट करता है हमारी असेसमेंट, यानी कि हमें नहीं पता लग पा रहा कि हमें कैसे इनकम निकालनी है, क्या निकालनी है, हमने रिटर्न फाइलिंग ही नहीं की, तो असेसमेंट कहता है, तो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि चलो हम निकालते हैं आपकी टोटल इनकम वगैरह। उसको बोलते हैं कि असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर, यानी असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? यस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोसीजर क्या है, कि कब हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकालना है, ठीक है, कब हमें सेल्फ असेसमेंट करना है। अच्छा, अगर असेसमेंट करना हमें है, सेल्फ असेसमेंट करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट अगर डिपार्टमेंट करेगा तो वो क्या पहले हमें नोटिस देगा? अच्छा, नोटिस देगा तो क्या हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा? समझ में आ रहा है या नहीं दे रहा? या फिर वो सिर्फ हम पे अपना ऑर्डर थोप देगा कि नहीं तुम्हारी इतनी इनकम है और तुम्हें इतना ही पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? तो ये सारे प्रोसीजर किस में आते हैं? असेसमेंट प्रोसीजर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकम टैक्स की पहले तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स अथॉरिटी सीबीडीटी के अंदर आती है। सीबीडीटी, सीबीडीटी पता है ना? कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। चलो, सीबीडीटी के अंदर आ जाता है ये। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके नीचे कौन कौन सा ऑफिसर्स हैं बताओ असेसमेंट के लिए? असेसमेंट के लिए कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले होता है हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन आएगा सर? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन आएगा सर? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन आएगा सर? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है सर? इसके नीचे कौन है? इसके नीचे होता है एडिशनल सीआईटी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं इसको, या फिर जेसी भी बोलते हैं इसको। ये दोनों के दोनों सेम रैंक के बंदे होते हैं। ये एडिशनल सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और जेसी, जेसी बोले तो जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, दोनों सेम रैंक के बंदे होते हैं। इनके नीचे आता है कौन? असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, जिसको बोलते हैं हम क्या? एसी और डीसी। क्या बोलते हैं इसको? एसी और डीसी। इसके नीचे कौन आता है सर? आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। अब इनके नीचे कौन आता है सर? टीआरओ, जिसको बोलते हैं क्या? टैक्स रिकवरी ऑफिसर। क्या बोलते हैं? टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। इसके नीचे कौन होता है सर? इंस्पेक्टर ऑफ आईटी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये समझ में आया थोड़ा? सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा हो क्या रहा है। देखो, हम जो यहां पर असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर? असेसिंग ऑफिसर इनमें से है कौन? जो असेस करता है आपकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो वो कौन है मैं बताता हूं यहां पे वो है कौन। एडिशनल सीआईटी से लेकर, ठीक है, आईटीओ तक, इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल सीआईटी मतलब
एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये क्या है? जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, एसीडीसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, और डीसी बोले तो डेप्यूटी कमिश्नर। समझ में आ रहा है? आईटी बोले तो बोलो इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, रैंक तो पता लग गई आपके कि कौन किसके नीचे आता है। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो लोग हैं यहां से लेके यहां तक में, ये लोग, इनको बोला गया है असेसिंग ऑफिसर। आपकी टैक्स लायबिलिटी और इनकम निकालने के लिए केस किसके पास जा सकता है? सर, असेसिंग ऑफिसर। इनमें से कोई भी बंदा आपकी जो असेसमेंट है वो पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स ऑफिसर, एसीडीसी या फिर एडिशनल सीआईटी या जेसी, ये लोग होते हैं असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा, नीचे सर, नीचे वाले लोग क्या करते हैं? टैक्स की रिकवरी करते हैं। इंस्पेक्टर जो घर घर आता है ना आपके, मान लो घर पे विजिट करेगा या कोई करेगा, तो इंस्पेक्टर ऑफ आईटी। ठीक है, और ये कौन है? सर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। वो टैक्स की रिकवरी के लिए जाएगा, आपके घरों पे जाएगा, चलो चलो आप भाग रहे हो या क्या कर रहे हो, तो टैक्स की रिकवरी करने के लिए ये प्रोसेस करेगा। मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पे? असेसिंग ऑफिसर। ये तीन ऑफिसर आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? सीआईटी और जेसी सेम रैंक के बंदे हैं, एसीडीसी सेम रैंक के बंदे, और यहां पर क्या चीज हो गया? आईटीओ। ठीक है, ऊपर कौन कौन होता है? सर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल हटा दो, चीफ कमिश्नर ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये लोग क्या है? ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है किसका? बोलो बोलो सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये सब कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, जो आपका असेसमेंट प्रोसीजर देखेंगे। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर को किन लोगों का ऑर्डर आ सकता है? क्या इन लोगों का ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर को आ सकता है? अरे बोलो। यस सर। यस, क्योंकि भाई ऊपर के रैंक के बंदे हैं ये लोग, इनका ऑर्डर फॉलो करेंगे ये लोग। ठीक है, ऐसे ही जेसी और सीआईटी का, एडिशनल सीआईटी का ऑर्डर कौन फॉलो कर सकता है? ठीक है, और ये लोग तो रैंक वाइज तो जो काम होता है हमारे डिपार्टमेंट में, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे आपको मतलब समझ में आ गया पूरा का पूरा? अच्छा, एक होता है सीआईटी अपील। सीआईटी अपील आप कई जगह पढ़ेंगे। अपील, कोई भी केस अगर फंस जाता है और असेसी कहता है नहीं, ये जो असेसिंग ऑफिसर ने जो काम किया है और जो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकाल रहा है, मैं इससे अग्री नहीं करता, मैं जा रहा हूं अपनी सीआईटी अपील में। ठीक है, सीआईटी अपील में ज्यादा क्या मतलब होता है? ये भी डिपार्टमेंट का ही है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अपील का एक जो प्रोविजन बना रखा है कि लोग मतलब जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि एओ ने काम सही किया या नहीं किया, वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं सीआईटी में। सीआईटी अपील इज इक्विवेलेंट टू क्या चीज है? इनकम टैक्स अथॉरिटी है, ये भी अथॉरिटी का पार्ट है। लेकिन अगर मान लो कि एओ ने सही से काम नहीं किया और असेसी कहता है कि मैं आपको लेके जाऊंगा कहां? हाई कोर्ट में। मैं ये जो वाला केस जो है वो हाई कोर्ट में लेके जा सकता हूं, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है केस। अरे बोलो, है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला चीजें ऐसे प्रोसीजर चलेंगी। ठीक है, ये तो खैर ये वाला प्रोसीजर तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बताना जरूरी था कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑफिसर्स के बारे में पता लग गया। ये सबसे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वहां पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आगे उस वक्त कोई रेलिवेंस था नहीं, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं था। अब यहाँ पे आपने सुन लिया। ठीक है, चलो अब हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। कभी भी असेसिंग ऑफिसर आएगा नाम, तो कौन से ऑफिसर्स होंगे वो लोग? बोलो। सीआईटी जेसी और एसीडीसी और आईटीओ। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि असेसमेंट होता क्या है। असेसमेंट मींस असेस करना इनकम ऑफ द असेसी, चाहे वो क्या है? इनकम और टैक्स लायबिलिटी उसकी असेस करना। कैसे असेस करना सर?
असेसमेंट होगा कैसे, यानी कैलकुलेशन होगा कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न फाइल। जो रिटर्न फाइल की गई है उसमें से इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है ना, हमने कितना कैपिटल गेन कमाया, कितना हाउस प्रॉपर्टी कमाया, वगैरह वगैरह, कितना पीजीपी करना है, और कुछ इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे अपनी तरफ से, या फिर बेस्ट नॉलेज जो इनकम टैक्स के हिसाब से, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से बेस्ट जजमेंट करके, यानी कि जो बेस्ट जजमेंट होती है ना उनकी, कि अगर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला या फिर कुछ भी नहीं हुआ तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट देते हैं उस पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या था कि बेस्ट जजमेंट, आगे पढ़ेंगे। बेस्ट जजमेंट मतलब हो गया कि कोई भी रास्ता नहीं है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहे हैं कि भाई हम जो बोलेंगे वही होगा, आपने हमारे कही हुई चीजें फॉलो नहीं की तो हम क्या करेंगे, बेस्ट जजमेंट कर देंगे। जो हम बोलेंगे तुम्हारी इनकम इतनी तो इतनी, फाइनल, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको अपील में जाना है तो आप जाओ, ठीक है, अपना पैसा लगाओ, अपील में जाओ, जो केस लड़ना है वो लड़ो, हम भी अपना केस लड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। इट बिगिंस विद सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट बोले तो खुद से असेसमेंट। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। यानी कि हमने खुद से अपनी कैलकुलेशन की कि हमने टोटल इनकम कितना कमाया। यस सर। सेल्फ असेसमेंट का सबसे पहले आपको पढ़ना है, सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन है 140A। 140A में बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की, कैसे कैसे सेल्फ असेसमेंट करेंगे। सर बता दो एक बार कैसे कैसे सेल्फ असेसमेंट। सब कुछ नहीं, सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, अब सिर्फ यहां पर क्या करना, थ्योरेटिकली हमें समझते जाना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। सब मैंने तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है, सब मैं तुम्हें बता चुका हूं। देखो क्या क्या लिखेगा वो। सेल्फ असेसमेंट मतलब तुम अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले, सिंपल क्या है, रिटर्न फाइलिंग से पहले जो जो कैलकुलेशन करोगे दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने कि सेल्फ असेसमेंट, असेसी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इट्स टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? टू पे टैक्स। अब कैसे कैसे क्या क्या फॉलो करेगा, वेयर एनी टैक्स इज पेबल, कोई भी टैक्स अगर पेबल करना है, आफ्टर क्या डिडक्ट करेगा, कोई रिलीफ मिला है उसको डिडक्ट कर देगा, कोई रिबेट मिल गया उसको वो डिडक्ट कर देगा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किया उसने वो डिडक्ट कर देगा। अच्छा, मैट क्रेडिट वो ले लेगा, या एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये अभी आपका टॉपिक हुआ नहीं है, ठीक है, ये इनका क्रेडिट अगर लेना होगा तो वो भी इनका क्रेडिट ले लेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड। जो भी इसने रिटर्न फर्निश किया है उसके बेसिस पे वो ये सब कुछ डिडक्ट कर लेगा। एंड रिक्वायर्ड टू पे सच टैक्स बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इतने सालों से मैं चिल्ला रहा हूं आपसे, क्या बोल रहा हूं कि सर बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी रिटर्न फाइलिंग होगी उससे पहले तक हमें टैक्स जमा कर देना है, वरना इंटरेस्ट की पेनल्टी वगैरह लगने लग जाती है हमको। टैक्स उससे पहले जमा कर देना। कहां लिखा है, कौन से सेक्शन में लिखा था ये? सर सेक्शन 140A में लिखा था कि आपको अगर पेबल निकल रहा है तो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले वो पेमेंट कर देनी है। अगर मान लो सर कि रिटर्न जमा करने से पहले तक हमने पे नहीं किया, कौन सा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो हमने टैक्स निकाला है, प्लस उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मतलब सर अगर हमने लेट फाइलिंग की है तो हमें इंटरेस्ट लगता है, अगर उससे लगने वाले इंटरेस्ट को हमने जमा नहीं किया रिटर्न फाइलिंग से पहले तो उसको हमारी डिफेक्टिव रिटर्न मान लिया जाएगा। और डिफेक्टिव रिटर्न हम पढ़ चुके हैं कि डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होगा कि हमने रिटर्न फाइल ही नहीं किए हैं, एंड फिर उसके बाद जो भी रिटर्न ना फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमको बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक आगे बात कहानी समझ में? चलो अच्छा सर, कोई अगर इंटरेस्ट पेबल करना है आपको, कौन से सेक्शन में इंटरेस्ट पेबल? 234A। कौन सा बोले, कौन बताएगा इसका? 234A डीले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, या फिर 234B जो इंटरेस्ट निकाला था हमने किसके लिए सर? एडवांस टैक्स को हमने लेट जमा किया, या फिर डेफरमेंट कर दिया हमने एडवांस टैक्स का 234C के में इंटरेस्ट, या फिर हमने सर रिटर्न फाइलिंग लेट कर दी 1000, याद आ रहा है, 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए वाला। ठीक है, अगर ऐसा कुछ फाइलिंग लेट कर दिया है हमने और उसके लिए हमें इंटरेस्ट और फीस पे करनी है तो वो इंटरेस्ट और फीस को पे करना पड़ेगा। किससे पहले? इज पेबल फॉर फाइलिंग रिटर्न ड्यू डेट, आफ्टर द ड्यू डेट। ठीक है, एंड सच इंटरेस्ट और फीस शुड बी पेड अलोंग विद द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये जो इंटरेस्ट वगैरह और फीस वगैरह है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ ही हमें जमा करना है। व्हाइल कैलकुलेटिंग द अबव इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड। कौन सा हम यहाँ पे इनकम लेते थे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के वक्त? बताओ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बाद 243
234 ए बी सी के लिए सर ROI वाला लेते थे या नहीं लेते थे, वही लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं है, बस याद रखना है थोड़ा सा। वेयर द अमाउंट पेड, अगर आपने अमाउंट पेड किया है बाय द असेसी फॉल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट टैक्स इंटरेस्ट और फीस, मान लो कि टैक्स बनता है हमारा, मान लो टैक्स का अमाउंट बन रहा है हमारा सर 50 रुपए का, फीस इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है हमारा सर 30 रुपए का, सर हमारा फीस बनती है हमारी लेट पेमेंट वगैरह की 20 रुपए की, टोटल मिला के कितने का पेमेंट हुआ, जल्दी बताओ जल्दी बोलो सर। 100 रुपए, 100 रुपए का हमारा क्या बन रहा है, लाइबिलिटी बन रही है। अब लाइबिलिटी में से, और हमने जो टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, टैक्स पे किया है सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज का, तो ये 60 रुपीज है वो किस में से एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अगर आपने कुछ शॉर्टफॉल हो गया, यानी कि शॉर्टफॉल है कि नहीं है, यस 40 का शॉर्टफॉल है, तो आपका जो 60 रुपीज है उसको एडजस्ट किया जाएगा। किसके साथ एडजस्ट किया जाएगा, पहले तो फीस बताओ कितनी थी, 20 रुपए, तो 20 रुपए का पहले फीस एडजस्ट कर दिया जाएगा इसमें से, ठीक है। फिर और बताओ आपका क्या है, इंटरेस्ट, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट कितना, मैंने बोला 30, तो 30 रुपए इसका क्या क्या एडजस्ट कर दिया जाएगा, 30 रुपए का टैक्स सॉरी इंटरेस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा। बैलेंस अगर कुछ बचेगा ना तो उसको बोलेंगे कि वो टैक्स से हमारा एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि बैलेंस कितना बचा सर, 10 रुपए बचा है बैलेंस, 10 रुपए का एडजस्टमेंट कहां से होगा सर, टैक्स में से। तो यानी कि ड्यू कितना है, ड्यू क्या है हमारा सर, ड्यू हो गया हमारा सर 40 रुपए, 40 रुपए क्या है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, फीस है सर, टैक्स का अमाउंट है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां तक बात आ रही है क्लियरली समझ में, बोलो। यस सर। चलो अच्छा अच्छा, ये जो डिडक्शन करेंगे ये लाइबिलिटी में से करेंगे। मान लो कुछ एडवांस टैक्स ऑलरेडी जमा कर दिया था हमने, एडवांस टैक्स कुछ मान लो कि 10 रुपए मैंने एडवांस टैक्स जमा कर दिया था पहले से, तो यहाँ से 10 रुपए लेस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, टैक्स पेबल लाइबिलिटी कितनी निकलेगी सर 90 रुपए। अब 90 रुपए में से एडजस्टमेंट चालू होगी, समझ में आ रहा है, अरे बोलो, तो यानी कि 30 रुपए बच जाएंगे सिर्फ, यस सर समझ में आ गया है। अच्छा, आफ्टर असेसमेंट एनी अमाउंट पेड, अगर कोई भी अमाउंट पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड टुवर्ड्स सच असेसमेंट, अगर इसके बाद असेसमेंट हो गया, आफ्टर असेसमेंट तुमने असेसमेंट कर लिया और कुछ भी अमाउंट अगर तुमने पे किया रहेगा तो मान लिया जाएगा वो आपने इसी असेसमेंट के संदर्भ में किया है, समझ में आ गया, यस सर। अच्छा, इफ असेसी फेल्स टू पे होल और एनी पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, टैक्स और इंटरेस्ट को पे नहीं किया या फिर बोथ को पे नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उसको मान लिया जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। बस और कुछ भी नहीं था इसमें, सेक्शन खत्म हो गया। कुछ था इसमें आपको पता था पहले से ही, देखो ये वाला क्वेश्चन भी वही रखा हुआ है। उसने बोला कि उसने पेड किया कितना, 42,000 रुपए पेड किया, उसकी टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती थी, इंटरेस्ट उसका इतना बनता है और उसका फीस इतना बनता है, एडवांस टैक्स उसने जमा कर रखा है इतना और टीडीएस कट रखा है उतना। तो ये वाला जो अमाउंट था ये तो क्या गवर्नमेंट के पास उसका जा चुका है या नहीं जा चुका है, यस उसके पास गवर्नमेंट के पास जा चुका है। टैक्स लाइबिलिटी टोटल कितनी बनती है उसकी, बोलो जल्दी से जल्दी से, तो टोटल उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, सब कुछ जोड़ देंगे इन दोनों को छोड़कर यहाँ तक 5,000 तक, कितना हो जाएगा फीस वगैरह सब कुछ जोड़ने के बाद सर 93,140 तक। 93,140 में से सबसे पहले क्या, दो चीजें और घटा दोगे जो कि ऑलरेडी जा चुका है गवर्नमेंट के पास, उसकी लाइबिलिटी कितनी निकल रही है सर 85,640, लेकिन उसने पेमेंट कितना किया सर 42। अब 42 में से सबसे पहले क्या घटाओगे, जल्दी बताओ सर, फीस घटाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या घटाएंगे सर, इंटरेस्ट घटाएंगे, और कुछ बच जाता है तो फिर उसकी टैक्स से एडजस्टमेंट करेंगे। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वही वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया है एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। चलो, कहानी यहां से मेन स्टार्ट होती है हमारी, जो डिपार्टमेंट खेलेंगे ना, हमारे डिपार्टमेंट खेलेंगे। सेल्फ असेसमेंट तो अपन लोग अब तक करते हुए आ रहे थे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, कोई डाउट, बोलो। नो सर। चलो, अब देखो क्या हो रहा है, होता क्या है, इंटीमेशन और असेसमेंट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटीमेशन क्या होती है। इंटीमेशन देगा, यानी कि अगर मान लो डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो वो पहले इंक्वायरी करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ पहले आपसे, या फिर अपने तरफ से ही अपना सेल्फ असेसमेंट करने लग जाएगा, पहले कुछ इंक्वायरी करेगा ना वो, अरे बोलो। यस सर। किस चीज की इंक्वायरी करेगा,
वो आपसे ही पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, एक बात बताओ, आपकी इनकम कितनी है, आपने कितना कमाया, ठीक है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को दो कि आपने पीजीवीपी में कितना कमाया, कुछ फॉर्म्स वो आपको देगा, वो कहेगा कि इसमें लिख के बताओ, मेरे को इन्फॉर्मेशन दो कि आपने क्या क्या कमाया है, ठीक है, आपने जो आपके एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, वो सब आप बताओगे मेरे को, तभी तो मैं कैलकुलेशन करूंगा, या फिर मैंने और कुछ अपनी तरफ से भी गैदरिंग करूंगा अपने इन्फॉर्मेशन जो मेरे हिसाब से होगा। मैं डिपार्टमेंट हूँ, ऐसे थोड़ी कि मैं आप कुछ नहीं बताओगे तो मैं अपने आप से ही कुछ ना कुछ निकाल दूंगा। समझ में आ रहा है? तो पहले तो आपसे ही पूछूंगा ना मैं। बेसिक चीजें तो यही है कि अगर सामने वाला आपकी कैलकुलेशन कर रहा है तो आपसे ही पूछेगा, तो उसको कहते हैं इंक्वायरी। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं उसको? इंक्वायरी। इंक्वायरी बोलते हैं, कि वो पहले इंक्वायरी करेगा आपसे आके, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले उसने क्या बोला, आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न के सबमिट करने के बाद, या फिर नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न, या तो आपने सबमिट की है या फिर सबमिट नहीं किया है, ठीक है, तो असेसमेंट इज मेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब असेसमेंट कौन करेगा, जैसे ही आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया, क्या दे दिया सर, अपनी रिटर्न सबमिट कर दी, अब रिटर्न सबमिट करने के बाद क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान जाएगा कि आपकी सही है? नहीं, वो असेसमेंट खुद से करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो? वो असेसमेंट खुद से Yes, करेगा sir. ना। अब वो देखेगा कि तुमने सही सही किया या नहीं किया। अब वो किस बेसिस पे करेगा काम, आपने जो रिटर्न सबमिट किया उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको देखेगा। कुछ इंफॉर्मेशन आपसे और मंगवा सकता है, हो सकता है उसको कैलकुलेशन में वो कह रहा हो कि नहीं नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा एक बात बताओ, आपने इस बार रेंट कितना पे किया था, इस बार वो लेके आओ, उसकी स्टेटमेंट्स लेके आओ। अच्छा तुमने यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो मेरे से ये वाले डॉक्यूमेंट और लेके आओ। तो वो असेसमेंट कैलकुलेशन के लिए वो आपसे क्या करेगा, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन और मंगवा लेगा। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं इंक्वायरी। और उसको मंगवाने के लिए वो आपसे क्या नोटिस इशू करेगा या नहीं करेगा, आपको वो नोटिस इशू करेगा। बस उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? 142 का 142, अब हम उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है क्या, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पहले इंक्वायरी करेगा, इंटीमेशन, फिर इंक्वायरी करने के बाद वो क्या देगा आपको, जैसी इंक्वायरी हो गई 142 में इंक्वायरी वगैरह करने के बाद 143 सेक्शन 143 में वो आपको इंटीमेशन देगा। इंटीमेशन बोले तो वो बोलेगा कि चलो मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन पूरा कर लिया और आपने मान लो 10 रुपए का टैक्स जमा किया था, अब मैं कह रहा हूं कि आपका जो टैक्स बनता है 12 रुपए का है, ठीक है, 12 रुपए का है, तो आपको कितना पेबल बनता है, और 2 रुपए और आपको पेबल करना है। तो इसकी इंटीमेशन मैंने किस में दी सर, 143(1) में दे दी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो? यस सर। अच्छा फिर अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि आपने 10 रुपए जमा किए, लेकिन आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी वो 9 रुपए बन रही थी, और 9 रुपए बन रही थी, तो आपका 1 रुपए क्या बन रहा था, रिफंड बन रहा था। इसकी इंटीमेशन मैं किसको दूंगा, इसी में किसको दूंगा? सिंपल एक प्रोसेस है ना, एक समझ में आ रहा है प्रोसेस। सबसे पहले वो इंक्वायरी करेगा, अपने तरफ से कैलकुलेशन करेगा, इंक्वायरी करने के लिए 142, ठीक है, और फिर वो अपनी तरफ से कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन पूरी हो गई, कैलकुलेशन पूरी होने के बाद वो क्या कहेगा, इंटीमेशन देगा कि तुम्हारा रिफंड बनता है या फिर तुम्हारा क्या बनता है, पेबल बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। अब समझो एक और चीज, आगे उसने बोला कि स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) में स्क्रूटनी असेसमेंट होगा। स्क्रूटनी मतलब कि उसको लगता है कि आपने गलत काम किए हैं, आपका केस फंस जाता है, जैसे बोलते हैं ना हम कि जिसको बोलते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आपका क्या फंस जाता है, केस फंस जाना, केस लग गया है इनकम टैक्स, सुना है ना कभी, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। 143(3) का ऑर्डर आता है वहां पर, स्क्रूटनी असेसमेंट। फिर वो कैलकुलेशन करता है, वो आपसे चीजें मंगवाएगा, अच्छा ये बताओ वो बताओ ये बताओ, वो स्क्रूटनी, वो जब केस फंसता है उनके पास तब ये वाला सीन होता है। बेस्ट जजमेंट मतलब बहुत सारी चीजें उसने कर दी बट आपने अच्छी तरह से उसको कॉपरेट नहीं किया, ठीक है। वो कहता है कि अच्छा चलो ये दो दो, वो कहता है मेरे पास नहीं है, आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, अच्छा वो कह रहा है कि चलो आप इतने टाइम पे ये स्टेटमेंट सबमिट कर दो, कहता मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या कहता, एक काम करो, आपका हो गया ये सब कैंसिल, ठीक है। अब हम जो कहेंगे ना, हम अपने तरीके से निकालेंगे आपका इनकम, और जो हमने निकाल दिया वो फाइनल इनकम हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो सबसे खतरनाक जो असेसमेंट है वो कौन सी है, यही वाली असेसमेंट है, बोलो है कि नहीं? यस सर।
इससे भी खतरनाक क्या है, इससे खतरनाक है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। गवर्नमेंट को शक है आप पे, गवर्नमेंट को शक है कि आपने जो इनकम दिखाई है ना पिछले साल में, आपने करोड़ों रुपए छुपा लिए, ठीक है, और आपने इनकम में शामिल ही नहीं किया, तो वो जो आपका असेसमेंट उठाएगी वो इस सेक्शन के हिसाब से आपका असेसमेंट करेगी। कौन से सेक्शन के हिसाब से करेगी? इनकम एस्केपिंग का, बोलो बोलो, 147 में। चारों चीजें में डिफरेंस समझ में आ गया। ये तो बस मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया, बस ये पूरी की पूरी यही गाथा जो मैं आपको बता रहा हूँ यही पढ़ने वाले हैं हम आगे, ठीक है। चलो, फॉर मेकिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कैन मेक एन इंक्वायरी। अब ये असेसमेंट करने के लिए, ऐसी सब असेसमेंट करने के लिए वो क्या कर सकता है? वो इंक्वायरी, अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए ना बाबा, कि हम लोग कैसे बोलेंगे आपको, आपसे ही कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, कुछ हम अपना इंक्वायरी करेंगे किसी से, ठीक है, तो वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट एज अंडर, आर एज अंडर, कौन सा होता है सर? 142(1) में वो क्या बोलता है? 142(1) का वो नोटिस भेजेगा आपको, इश्यू कर सकता है वो नोटिस। किस चीज का नोटिस है सर? सर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की है तो आपको वो बोल सकता है नोटिस देके, 142(1) का नोटिस आपको आएगा और वो बोलेगा कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करो, आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर लग रही है हमें, क्योंकि जो आपके बैंक अकाउंट में आए हैं पैसे, वो पैसे ट्रेड करके या कैसे भी करके आए हैं, वो 5 लाख रुपए से ऊपर हैं। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट को शक हुआ कि भाई इसने तो रिटर्न भरी नहीं, लेकिन ये तो इसकी इनकम है, इसने रिटर्न भरी नहीं, तो नोटिस आएगा कौन सा? 141(1) का नोटिस आएगा आपको, और बोला जाएगा कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करें। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। दूसरा वो क्या कहता है? कहता है कि चलो दूसरे में उसने रिटर्न सबमिट की है या नहीं की है, बट उससे क्या लेके आएगा? ये वाला नोटिस कब आएगा? जब उसने रिटर्न सबमिट नहीं की है। दूसरा वाला नोटिस क्या है? दूसरा वाला नोटिस है प्रोड्यूस अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। वो कहेगा कि कुछ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट दो मेरे को, नोटिस भेजेगा किसका? 142(1), 2 और 3 का नोटिस भेजेगा। अच्छा, ये वाला नोटिस कब भेजेगा? क्या रिटर्न भरी होगी या नहीं भरेगी, चाहे भरी हो चाहे नहीं भरी हो, ये वाला नोटिस उसको भेज सकता है। लेकिन ये वाला नोटिस कब भेजेगा? जब उसने रिटर्न नहीं भरी है। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, मेकिंग इंक्वायरी मतलब सर आगे पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आ जाओ, चलो देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता दी आपको, अब सीधा पढ़ते जाएंगे, खत्म हो गया सीधी। 142(1) किस लिए बोलता है? कहता है इश्यू ऑफ नोटिस टू असेसी किसके लिए? फॉर मेकिंग असेसमेंट करने के लिए चाहिए, उसको सर्व कर सकता है नोटिस कौन? असेसिंग ऑफिसर उसको सर्व करेगा नोटिस। हु हैज सबमिटेड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139, और जिसने 139 के अंडर में रिटर्न सबमिट करनी थी पर वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई। मतलब क्या सर? सर मतलब ये है कि कोई किसको ऐसा न ये वाले रिटर्न भर सकते हैं? जिसने रिटर्न भरी है। एक तो हो गया कि जिसने रिटर्न भरी है उनको रिटर्न दे सकते, उनको ये नोटिस जा सकता है 142(1) का, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए और उसके लिए, हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए। और कोई ऐसे बंदे हैं जिनको रिटर्न तो फाइल करनी थी और उसने फाइल नहीं की, रिटर्न फाइलिंग नहीं की, और डेट चला गया 31 जुलाई चली गई, तो अब वो रिटर्न, इसको भी क्या भेज सकते हैं? वो नोटिस भेज सकता है डिपार्टमेंट। दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। चलो अब बात करते हैं यहां पर कि सच नोटिस में रिलेट टू, किस से रिलेटेड हो सकता है वो नोटिस। 142(1) का नोटिस जो आएगा वो किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? सबसे पहले 142(1) इसमें क्या बोलता है? कहता है नोटिस टू सबमिट द रिटर्न। अरे भैया, आपने रिटर्न सबमिट नहीं की, अपनी रिटर्न सबमिट कर दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? स्पेसिफाइड डेट से पहले अपनी रिटर्न सबमिट कर दो। इसमें ये ऑर्डर किस में आएगा? 142(1) में। समझ में आया? अच्छा, ये कब हो जाएगा? बोलो अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं की। एक बात बताऊं मैं, आपने इनके कहने पर भी टाइम पीरियड में रिटर्न सबमिट नहीं की तो आपका बेस्ट जजमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? बोलो, बेस्ट जजमेंट भी हो सकता है आपका। यानी कि इन केस असेसी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू इशू
नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1) रिटर्न फाइलिंग के लिए ऐसा नहीं, वो सीधा सीधा बेस्ट जजमेंट फाइल कर सकता है अगर वो चाहता है तो। समझो क्या बोल रहा है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कहता है कि आपने अगर रिटर्न नहीं भरी है तो हम आपको नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि बेस्ट जजमेंट करने से पहले आप हमें नोटिस तो देते, पहले नोटिस तो देते हमें। बेस्ट जजमेंट ऐसे कैसे कर डाली आपने? सेक्शन कहता है कि वो बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं, उनको देना जरूरी नहीं है। क्या सर? नोटिस टू सबमिट अ रिटर्न किन बंदों को? जिन बंदों ने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइलिंग नहीं की है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। यस। ठीक है, चलो अब समझो क्या बोला उसने। नोटिस टू प्रोड्यूस द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है वो 142(1)(2) में बोल के। असेसिंग ऑफिसर क्या क्या कहेगा कि भैया ये चीजें डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट मेरे को प्रेस्क्राइब मैनर में दे दो। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट पर्टेनिंग टू अ पीरियड नॉट मोर देन कितना 3 ईयर, यानी कि पिछले 3 साल से ज्यादा के अकाउंट्स वो नहीं मंगवा सकता है आपसे। अगर वो इसका नोटिस दे रहा है, किसका नोटिस दे रहा है सर? 142(1)(2) का नोटिस दे रहा है, तो आपसे पिछले 3 साल के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा साल के मंगवाएगा तो आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? वो नहीं मंगवा सकता, उसकी पावर में नहीं है। आगे बात समझ में? इंक्वायरी करने के लिए वो पिछले 3 साल की चीजें मंगवाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो 1 लाख की यहाँ पे इनकम बताई है, लेकिन पिछले 3 साल का डेटा लेके आओ। पिछले 3 साल से तो तुम कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपए कमा रहे थे, अभी क्या हो गया तुम्हें 1 लाख रुपए कमा रहे हो? सर कोरोना आ गया, हम रीजन देंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे बोलो। यस सर। सर कोरोना आ गया, हमारा तो धंधा ही बंद हो गया, ये हम रीजन देंगे उसको। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाएगा, सब कुछ मंगवाएगा हमसे। ठीक है, तो चलो अब ये क्या हो गया? अब यहाँ पे नोटिस टू फर्निश, यहाँ पे सिर्फ नोटिस की बात आ रही है। नोटिस टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, अब वो क्या बोलेगा? ऊपर वाले में तो उसने रिकॉर्ड्स मंगवा लिया हमसे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए। यहाँ पे कहता है कि कुछ और मैं चेकलिस्ट दे रहा हूँ आपको, कुछ एक फॉर्म दे रहा हूँ, इसको भर के दो मेरे को जल्दी जल्दी। आपकी इनकम कितनी बोलो, अच्छा इसमें आपने पिछले साल कितनी ऑन एन एवरेज कमाया है, अच्छा यहाँ पर आपने कितना सेल किया है, अच्छा इस आउटलेट में आपने कितना सेल किया है, ये सारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन, वो मुझे बताओ। इंक्लूडिंग और कौन से? भाई वो आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में भी पूछ सकता है। वो कहता है कि एक स्टेटमेंट बनाओ, आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लाइबिलिटीज आपकी कितनी बनती है, ये भी बताओ मेरे को। लेकिन अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में वो पूछेगा तो उससे पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? जॉइंट कमिश्नर से, जो आपका असेसिंग ऑफिसर है। मान लो नीचे की रैंक का अगर आपका जब असेसिंग ऑफिसर है तो वो जॉइंट कमिश्नर से क्या लेगा? अप्रूवल लेगा। लेकिन अगर जो आपका असेसमेंट कर रहा है वो जॉइंट कमिश्नर ही है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ऑल्दो नीचे वाले बंदे ही करते हैं, एसीडीसी लोग करते हैं असेसमेंट, जेसी नहीं करता है। ठीक है, कुछ लिमिटेड केसेस होते हैं जिसमें एसी जेसी सीधा डायरेक्ट असेसमेंट करता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस। असेट्स एंड लायबिलिटी मंगवाने से पहले जेसी की परमिशन लेगा। ठीक है, नोट क्या लिख दिया नोट में सर? ये जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं, 142(1)(1) में क्या, जब रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी तभी जाके उसका नोटिस आ सकता है। 140 और जो इन्फॉर्मेशन मंगाएगा, चाहे रिटर्न भरी हो चाहे नहीं भरी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका नोटिस आ सकता है आपको। क्या ये चीज ढंग से समझ में आ गई है? बोलो। यस सर। चलो यस सर। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है? 142(2) क्या बोलता है सर? मेकिंग इंक्वायरी। मेकिंग इंक्वायरी मतलब यानी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और लॉसेस। अगर उसको ऑब्टेन करना है इनकम और लॉसेस के लिए ऑफ एनी पर्सन, assessing officer may make such inquiry as he considered necessary. Under section 142(1), assessing officer collects information from the assessee. However, 142(2) में assessing officer has the power to collect information from any source. मतलब समझ में आ रहा है सर? सर एक बात बताओ, आप लोग जो हो, आप लोगों की एक कंपनी है, जो जितने भी मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों की कंपनी, आप असेसी हो और मैं हूं यहाँ पे डिपार्टमेंट। मैं कहता हूं ये वाली इंफॉर्मेशन दो, मैंने कौन सा नोटिस दिया सर? 142
1 का नोटिस दे दिया, 142 1 का नोटिस दिया आप लोगों को, ठीक है। इसके हिसाब से 142 2 का नोटिस मैं पकड़ता हूं आपके किसी एक सप्लायर को, समझ में आ रहा है। आप कहते हो मैंने परचेज की है कितनी, मैंने परचेज की है सिर्फ इस साल 1 लाख रुपए की परचेज की है या 10 लाख रुपए की मैंने परचेज की है और सेल मैंने इतने में किया है। अब मैं इंक्वायरी करना चाहता हूं किससे, सप्लायर से, तो मैं सप्लायर को भी पकड़ सकता हूं एज पर दिस सेक्शन। एनी पर्सन से मैं क्या कर सकता हूं, आपके सप्लायर को पकड़ लूंगा। मैं बोलूंगा कि चलो ये एक बात बताओ, आपने इस बंदे इन लोगों को इनकी कंपनी को माल सप्लाई किया, वो कहेगा हाँ सप्लाई किया। अच्छा तो कितना माल सप्लाई किया, क्या रेट था, अच्छा जो आपने माल सप्लाई किया उसको मिनिमम कितने रुपए में लोग बेचा करते हैं, मैं उससे इंक्वायरी कर सकता हूं। कौन से हिसाब से, मैं कौन से सेक्शन के हिसाब से पावर मिल रही है मुझे, 142 2 में। कोई दिक्कत है समझने में? No, sir. चलो अब एक बात समझो, 142 2A टू 2D, 142 2A और 2D, यहां पे किस बारे में बात कर रहे हैं हम सर, गिविंग डायरेक्शन टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। क्या बात कर दी सर, क्या हो रहा है ये सब, व्हाट द हेल, क्या सब हो रहा है ये हमारे साथ, इतना इतना इतना, इतना जुल्म। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किस चीज का डायरेक्शन कर दिया कि भाई जाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा के लाओ, निकलो जल्दी से जल्दी। अब समझो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास कौन है सर, एक है असेसिंग ऑफिसर जिसके पास हमारा हमारा क्या है, केस है, ठीक है। सामने कौन बैठा है, असेसी, आप लोग, ठीक है। हो क्या रहा है, यहां से यहां तक असेसिंग ऑफिसर क्या कहता है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, किसको किसको देता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वो कहता है कि सुनो भाई, मैं तुम्हें ना, क्यों ना मैं तुम्हारा एक स्पेशल ऑडिट करवा दूं, क्यों ना मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूं कि एक स्पेशल ऑडिट करा के लाओ तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए ना वो उसमें कुछ ना कुछ एरर है, या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब एक खर्चे को आपने 10 बार लिख रखा है या 2 बार लिख रखा है या 3 बार लिख रखा है, एक ही खर्चे को, खर्चा एक ही बार किया। अब मेरे को शक है कि आपने खर्चा एक ही बार किया पर आपने 2-3 बार दिखा रखा है उसको, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना वो कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये वाली चीजों से। मतलब मान लो कि आईटी सेक्टर से चीजें रिलेटेड है, उसने आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट खरीदे होंगे, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को, ये सारी चीजें मेरे को नहीं समझ में आ रही, ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। या फिर आपकी जो आपने जो ट्रांजेक्शन किया उसका जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ एक्सेट्रा, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि क्यों ना मैं आपका क्या करवा दूं, स्पेशल ऑडिट करवा दूं। ये ऑर्डर में आपको दे सकता हूं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दूंगा उससे पहले। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट का मतलब समझ रहे हो, क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, जल्दी बताओ असेसी, आप लोग बोलोगे क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, तो मैं कह रहा हूं ये ऑर्डर क्या मेरे हाथ में है या इससे पहले मेरे को किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? सर किसी की परमिशन लगेगी, सामने वाले बंदे को इतना प्रताड़ित कर रहे हो आप, उसको बोल रहे हो कि जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करा के लेके आ, तो इसके लिए आपको ऊपर वालों की परमिशन लगेगी। ऊपर वाले कौन से, पीसीसी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, पीसी प्रिंसिपल कमिश्नर, सीसी कमिश्नर, ये चीफ कमिश्नर, और सी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन लोगों की आपको क्या लगेगी, परमिशन, प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन कौन लेगा सर, एओ लेगा प्रायर परमिशन, और फिर उसके बाद ये इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, और फिर इनको क्या क्या डायरेक्ट कर देगा, एंड डायरेक्ट कर देगा। अब मान लो फिर इसने क्या किया, असेसिंग ऑफिसर आप लोग, सॉरी असेसी, आप लोग क्या करते हो, सर ऐसा है ऐसा ऐसा, मैं कहता मुझे नहीं सुनना ये सब, जो आप रीजन दे रहे हो ये बिल्कुल ही बकवास रीजन है, इनवैलिड है। मैं तो कह रहा हूं आपको, मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, किसके लिए, जाओ और ऑडिट करा के लेके आओ। इस सेक्शन में कौन सा सेक्शन चल रहा है यहाँ पे, 142, कौन सा है जल्दी बताओ, 2A, यही है, यही है, जाके ऑडिट करा के लेकर आओ। अब सर ऑडिट कैसे होगा, ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट कौन करेगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म करेगी ऑडिट, ये होंगे हमारे ऑडिटर, ठीक है।
अब ये ऑडिटर होंगे क्या, ये चूज करेगा इनको? नहीं। कौन नॉमिनेट करेगा? सर ये जो बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने ऑर्डर दिए, जिनकी परमिशन लगी है, ये लोग क्या करेंगे? इनको नॉमिनेट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये लोग क्या करेंगे? इनको सर नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेट करने के बाद इनमें से बोलेंगे कि इनमें से आप क्या करो, ऑडिट करवा लो इनसे, और नॉमिनेट करेंगे, और इनकी फीस को भी डिटरमाइन करेंगे। फीस डिटरमाइन करेंगे कौन? सर पीसी, पीपीसी, ये लोग इनकी क्या फीस भी डिटरमाइन करेंगे। लेकिन इनकी फीस पेड कौन करेगा? ऐसे में पे करेगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट। पेमेंट कौन करेगा फीस की इनकी? अरे ये ऑडिट क्या फ्री में करेंगे ये लोग? नहीं सर। नहीं। तो पेमेंट कौन करेगा फीस की? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। पेमेंट कौन करेगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगा इस चीज की। समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक बात समझो, ये जो फर्म है, फर्म क्या करेगी? अब फर्म अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी इनका ऑडिट करने के बाद, और इनको सबमिट करेगी। किनको? सर असेसी ऑफिसर को एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगी। समझ में आ रहा है? अब ये ऑडिट रिपोर्ट किसको लेके जाएगा? ये आप लोग किसको दोगे? ये ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करोगे? बोलो जल्दी से। सर असेसिंग ऑफिसर को जाके ये रिपोर्ट सबमिट कर दोगे। ये लो, आपके हिसाब से हमने ऑडिट करवा दिया, और ये लो असेसिंग ऑफिसर की रिपोर्ट, सॉरी ये लो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रिपोर्ट। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट ये रही, ये हमने ऑडिट करवा लिया, ये रिपोर्ट है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं है, ये इससे आपको पता लग जाएगा। ये कंसीडर करेगा इस रिपोर्ट को असेसमेंट करने से पहले। ठीक है। अब ये जो बोला था कि तुम जाके ऑडिट करा के लाओ, तो ऑडिट की टाइम लिमिट क्या है? बोलो, ऑडिट कराने की ये टाइम लिमिट कितनी दे सकता है? ऐसा बोलोगे नहीं तुम 4 साल ले लो, 5 साल ले लो, नहीं। कौन स्पेसिफाई करेगा टाइम लिमिट? सर असेसिंग ऑफिसर इनको टाइम लिमिट देगा। कितनी? एज स्पेसिफाइड बाय असेसिंग ऑफिसर। जो भी असेसिंग ऑफिसर टाइम लिमिट देगा, और क्या वो उसको, क्या इसके पास है वो टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की? यस, ये एक्सटेंशन भी दे सकता है। क्या दे सकता है? ये एक्सटेंशन भी दे सकता है। अच्छा, एक्सटेंशन और ओरिजिनल टाइम मिला के ना 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, खबरदार। जो एक्सटेंशन और आपने जो ओरिजिनल टाइम दिया 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। सर 90 दिन का कभी दे दिया उसने, यानी कि 90 दिन का अगर टाइम पीरियड दिया तो वो 90 दिन से और एक्सटेंड कर सकता है मैक्सिमम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा, ये 180 डेज कहां से काउंट किए जाएंगे? फ्रॉम दी ऑर्डर जो मिला है ना उसको, डायरेक्शन जो मिली है, डायरेक्शन की ऑडिट करा के लेके आओ, ऑर्डर रिसीव्ड बाय असेसी। असेसी ने जब से ऑर्डर रिसीव किया है वहां से 180 दिन काउंट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। अब आप लोग क्या कहते हो? सर एक बात बताओ, आप हमसे दोबारा ऑडिट कराने के लिए कह रहे हो, हम दोबारा परेशान हो इन सब चीजों के लिए हैं? हमने ऑलरेडी, मैं नहीं मानता आपकी बात, हमने ऑलरेडी सेक्शन 44 AB, क्या बोला मैंने? कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 44 AB में क्या होता है? सर सेक्शन 44 AB में मैंने ना टैक्स ऑडिट करा रखा है। टैक्स ऑडिट करा रखा है पहले से ही हमने। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस की जो इनकम थी वो हमारी 1 CR से ज्यादा चली गई थी। समझ में आ रहा है? तो हमने टैक्स ऑडिट करा रखा है। अब हमें दोबारा क्यों करा रखा? वो कहता है कि मैंने जो ऑर्डर दे दिया ना, चाहे आपने ये वाला 44 के अंदर टैक्स ऑडिट कराया हो या नहीं कराया हो, मुझे कोई मतलब नहीं बनता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको, आपको ये दोबारा ऑडिट कराना पड़ेगा। अंडर सेक्शन क्या है? 142(2)A में आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल ऑडिट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। एक बात बताओ, अगर मैं ना कराऊं ऑडिट तो क्या कर लोगे मेरा? कौन बोल रहा है ये? आप लोग। हो ही बेशरम, क्या कर सकते हैं, है ना? कोई कुछ बोलता है तो करना तो है नहीं। पहले कॉन्सिक्वेंसेस देख लो कि क्या, पहले ये बताओ कि होगा क्या। मैं बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने ऑडिट नहीं कराया तो मैं असेसिंग ऑफिसर ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि बेस्ट जजमेंट कर डालूंगा आपका।
आपकी असेसमेंट का क्या कर डालूंगा, बेस्ट जजमेंट एज पर सेक्शन 144 में कर दूंगा। फिर जो मैंने बोल दिया ना वही मेरी फाइनल वर्डिक्ट होगी, आपका इनकम उतना ही रहेगा और फिर टैक्स भी उतना ही निकलेगा। एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं कि ऑडिट करा के लेके आओ, पर आप नहीं करा रहे हो, तो 41-44 के अंदर आपका मैं बेस्ट जजमेंट कर दूंगा और साथ में ही आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा दूंगा। और अगर आपका प्रोसिक्यूशन वगैरह चलाना है तो वो भी चला लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है इसकी ये चीजें समझने में? बना लिया ये? बना लिया क्या? Yes. चलो, आपका ये वाला सेक्शन जो था वो वाला सेक्शन जो 142(2) का ये वाला खत्म हो गया है। आ जाओ देखिए, देखो क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और अगर उसको लगता है ऐसा, उसके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि ये ऑडिट कराना जरूरी है आपको, उसके ओपिनियन में ये लगता है कि आपको ऑडिट कराना जरूरी है, क्या हो गया? आप स्क्रीन गायब हो रही है ना? Yes, sir. चलो, अगर उसको लगता है, क्या लगता है सर, कि ऐसा करना जरूरी है, यानी स्पेशल ऑडिट कराना जरूरी है, किस लिए लगता है, किस लिए लगता है? बोलो बोलो सर। नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ अकाउंट्स का, वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, या फिर उसे डाउट है आपकी करेक्टनेस पे, या फिर क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन हो रखा है आपके अकाउंट में, या फिर किसी स्पेशल नेचर का। मैंने बोला ना आईटी रिलेटेड आपका बिजनेस है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आईटी रिलेटेड बिजनेस, आपने क्या खरीदा है, क्या तारे आरे लगा रहे हो इसमें, ठीक है, क्या आपने सॉकेट खरीद लिए, क्या कुछ खरीद लिया, अच्छा इतना बेचा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये सब चीजें। तो आप स्पेशल नेचर का बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। या फिर आपसे ये ऑडिट करवाना ना रेवेन्यू के नेचर में। रेवेन्यू बोले तो यहाँ पे रेवेन्यू कौन है सर? इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स सर आपकी आवाज नहीं आ हाँ, एक सेकंड। चलो, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब सर डिपार्टमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू, यानी कि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनके फायदे में है ऐसा करना, तो वो क्या करेगा सर? वो डायरेक्ट कर सकता है आपको
आपके अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए। अच्छा, ये वाला जो डायरेक्शन है वो कब तभी भी दे सकता है जब अगर उसका क्या है, ऑडिट हो रखा है, 44 AB में हो रखा है, तो भी उसको करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले अप्रूवल किसकी लगेगी सर? पीसी, ठीक है, पीसीसी की, पीसी की और सीसी की और सी की क्या लगेगी सर? अप्रूवल लगेगी। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग नॉमिनेट करेंगे ऑडिटर को, ठीक है। और ऑर्डर कैन बी इशूड एट द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। कभी भी ये वाला ऑर्डर कब इशू कर सकते हैं सर? वो कभी भी इशू कर सकते हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इसका केस चल रहा है तो उससे पहले वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर असेसमेंट एक बार कंप्लीट हो गया तो आप फिर स्पेशल ऑडिट के लिए नहीं नोटिस भेज सकते हो, ठीक है सर। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है भैया कि स्पेसिफाइड बाय द असेसिंग ऑफिसर, लेकिन वो उसके पास पावर और भी है क्या? एक्सटेंड करने की। लेकिन एक्सटेंड करने के अलावा वो फिक्स और ओरिजिनल मिला के 180 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकता है, ठीक है। ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। सबमिट करेगा रिपोर्ट अपना फॉर्म 6B में। किसको सबमिट करेगा सर? सबमिट करेगा वो असेसी को, और असेसी सबमिट करेगा किसको सर? असेसिंग ऑफिसर को विद इन द टाइम पीरियड में, ठीक है। और ऑडिट फीस और जो एक्सपेंडिचर है डिटरमाइन करेगा कौन? वो लोग जिन्होंने नॉमिनेट किया है वो लोग डिटरमाइन करेंगे, बट पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड फेल्स टू गेट, अगर तुमने ऑडिट नहीं करवाया तो क्या होगा सर? बेस्ट जजमेंट कर डालेंगे और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन लग जाएगी। पेनल्टी एक्सेट्रा आर अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द असेसी। पेनल्टी वगैरह का केसेस वगैरह जो है वो तभी लग सकता है, तब ऑडिट ना कराने पे पेनल्टी है ना। कब लगेगा वो? जब बोलो असेसिंग ऑफिसर, जब वो असेसी की गलती है तो ही उसको पेनल्टी लगाया जाएगा। अगर मान लो जो सीए आपने नॉमिनेट करके दिया मेरे को, उसने ही मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो फिर क्या होगा? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? नहीं। तो फिर असेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या बोला 142(3), यहाँ पे बोला कि अगर कोई भी जैसे मटीरियल इंफॉर्मेशन गैदर किया गया है आपने और इंक्वायरी वगैरह किया गया है, या फिर ऑडिट अंडर सेक्शन 244 अच्छा 142 2A में आपको ऑडिट वगैरह करवाना है, ठीक है, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सामने वाले को देना पड़ेगा। क्यों ना मैं तुम्हारा ऐसा कर दूं, क्यों ना मैं तुम्हें ये इंक्वायरी के बेसिस पे मैं तुम्हारा जजमेंट कर दूं, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लिखा है? सेक्शन 142(3) शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, ठीक है। अच्छा, 142A क्या बोलता है? अब यहाँ पे आगे 142A यानी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब होता क्या है कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट करते करते हमें दिखता है कि ये प्रॉपर्टी है, कुछ इनके पास कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, और इनका जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं लग पा रहा है। असेसिंग ऑफिसर उससे रिलेटेड थोड़ी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? असेसिंग ऑफिसर तो भाई टैक्स से रिलेटेड काम करता है, उसको भाई इसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है वो तो पता नहीं होगा। किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं? उससे रिलेटेड जो एसेट्स हैं, उससे रिलेटेड जो क्या है, बोलो बोलो बोलो, प्रॉपर्टी है, एसेट है, प्रॉपर्टी है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, उससे रिलेटेड उसको क्या है, उसको पता नहीं है कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो वो रेफर किसको करेगा? तो केस रेफर कर देगा वो किसको? वो कहेगा कि चलो ये वाला केस मैं रेफरेंस ले लेता हूं, किसका? वैल्यूएशन ऑफिसर का। वैल्यूएशन ऑफिसर से बोलता है कि तुम इस प्रॉपर्टी की, इस एसेट की, या फिर इस इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, और फेयर मार्केट वैल्यू निकाल कर मेरे को एक रिपोर्ट सबमिट करो। तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर ऐसा उसके कहने पर वो उसकी वैल्यू निकालेगा, और उस पर्पस के लिए उसको जो भी चीजें चाहिए होंगी, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो उससे वो असेसी से मंगवा सकता है, वो डिपार्टमेंट से मंगवा सकता है। अच्छा, वो अगर खुद से गैदर करना चाहे तो वो खुद से भी गैदर कर सकता है, ठीक है। अदर एविडेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें वो सब असेसिंग ऑफिसर गैदर कर सकता है, और ऐसा ये सब चीज करके वो उसकी क्या निकालेगा? ट्रू वैल्यू निकालेगा। अच्छा, अगर मान लो कोऑपरेट नहीं किया, किसने कोऑपरेट नहीं किया? असेसिंग, वो ये असेसी आप लोगों से क्या कह रहा है कि आप लोग मुझे बताओ कि इस प्रॉपर्टी के दाम की कितनी परचेजिंग थी, कितने में खरीदा था क्या, तो वो आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो अपने हिसाब से जो भी बेस्ट जजमेंट है उसकी वो दे सकता है। कौन? वैल्यूएशन ऑफिसर। अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा? वैल्यूएशन ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? असेसिंग ऑफिसर को। और असेसिंग ऑफिसर को जो रिपोर्ट देगा वो विद इन कितने दिन में देना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। मान लो कि जो रेफरेंस मेड किया था,
असेसिंग ऑफिसर ने वो 1 नवंबर को रेफरेंस दे दिया था किसको, सर वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो 1 नवंबर जहां पे खत्म हुआ 30 नवंबर 2020, इसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट दे देनी है, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, असेसिंग ऑफिसर पे क्या वो वाला जो रिपोर्ट उसने दिया है, उसने बोला कि ये 5 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख की प्रॉपर्टी है, क्या वो जो प्रॉपर्टी वो बाइंडिंग है उसके ऊपर, ना ना ना। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको कंसीडर कर भी सकता है उसकी रिपोर्ट को, चाहे नहीं भी कर सकता। मे टेकन इनटू कंसीडरेशन, मे टेक इनटू कंसीडरेशन इज रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कंसीडर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तुम्हारा सेक्शन 142 खत्म हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो। यस सर। चलो, कोई डाउट? डाउट तो नहीं है ना? चले आगे। नो सर। चलो, अब यहां पर क्या हुआ देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, क्या पहले हमने क्या किया 140, सबसे पहले सेक्शन में खुद ने क्या किया, हमने कैलकुलेशन की। खुद ने कैलकुलेशन किस में की थी, कौन से सेक्शन में की थी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर। 140 ए में सेल्फ असेसमेंट किया हमने, अरे बोलो सर। 140 ए में हमने सेल्फ असेसमेंट कर लिया। ए में हमने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट कर लिया। 144 ए में हमने सेल्फ असेसमेंट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर यार चल क्यों नहीं रहा? चल सर, फिर हमने इंटीमेशन इंक्वायरी वगैरह किया 142 में। 142 में क्या किया सर, इंक्वायरी वगैरह किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अब सर, असेसमेंट करके हम इंटीमेशन देंगे किसको, 143(1) में इंटीमेशन दे देंगे। अब इंटीमेशन मैंने कितना क्या बताया था तुम्हें इंटीमेशन का, जल्दी बताओ इंटीमेशन क्या बताया था मैंने? असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, मेक द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन कौन से ऑर्डर बनाएगा बताओ? वो कहेगा क्या कि इंटीमेशन देगा, एक तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल, जो आपने रिटर्न फाइल किया उसके बेसिस पे वो इंटीमेशन दे देगा। और रेगुलर असेसमेंट कर सकता है वो। रेगुलर असेसमेंट मतलब भाई एविडेंस जो गैदर किए हैं उसके बेसिस पे वो स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है, जो ऊपर बताया था मैंने। और या फिर 144 के अंदर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। और दूसरा बोलते हैं क्या, 143। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, आ जाओ 143 में क्या बोलता है, सेक्शन 143(1) क्या बोलता है? 143(1) कहता है कि देखो, आपको पता है रिटर्न जब भरते हैं, रिटर्न हमने भर दी, ठीक है, ये रिटर्न है, रिटर्न करके हमने भर दी, अब जमा कर दी किसको, हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट में। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट में वो कहाँ जाती है पता है आपको, बेंगलोर जाती है वो वेरीफाई करने के लिए। अब बेंगलोर में एक यूनिट है, वो पूरा का पूरा जो अपना मशीन है वो वेरीफाई करेगा कि आपने इंफॉर्मेशन कैसी कैसी डाल रखी है, ठीक है। अगर आपने इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी करेक्ट डाली है, ठीक है, अब वो कुछ चीजें चेक करेगा। मशीन करेगा क्या, कुछ चीजें, ये चीजें चेक करेगा वो, ये सारी चीजें चेक करेगा मशीन, ठीक है। मशीन में ऑटोमेटिक फिल्टर्स लगे रहते हैं, वो सारी चीजें चेक करेगा। अच्छा, मशीन में से सारी चीजें चेक होने के बाद निकली और वो आपका देखता है कि चलो ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सही है, तो वो फिर आपको 143(1) का एक इंटीमेशन जनरेट करके 143(1) का एक इंटीमेशन जनरेट करके आपके जीमेल अकाउंट में भेजता है। समझ में आ रहा है? और आपको बताता है कि आपका टैक्स निकल कितना रहा है, आपका टैक्स निकल रहा है, पेबल निकल रहा है या फिर आपका रिफंड निकल रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलो, ये उसी चीज के बारे में है। अब समझो क्या बोल रहा है वो, वेयर रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 139। एक 139 के अंदर हमने रिटर्न अपने खुद से जमा कर दी, या फिर हमने 139 के अंदर रिटर्न हमने जमा नहीं की थी, हमको नोटिस आया 142(1) का,
कि रिटर्न सबमिट कर दो और उसके रिस्पॉन्स में हमने रिटर्न सबमिट कर दी, तो दोनों का मतलब ही क्या हो गया कि हमने रिटर्न सबमिट की है। समझ में आ रहा है? अब रिटर्न सबमिट किया एंड सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस किया जाएगा। रिटर्न सबमिट करोगे तभी तो जाके इस यहाँ पे प्रोसेस होगा, इस यूनिट में। समझ में आएगा? प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर। अच्छा, होगा क्या क्या वहां पे? टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये जो मशीन है ना, ये ऑटोमेटिक ये 5-6 चीजें करेंगी। क्या क्या करेगी सर? अर्थमेटिकल एरर चेक करेगा। अर्थमेटिकल एरर मतलब नॉर्मल जो कैलकुलेशन एरर होती है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास 1 लाख का 5 लाख का हमारे को इनकम था और मैं कह रहा हूँ कि 80C, मेरे को 80C से लेके 80D तक का जो डिडक्शन मिला, 2 लाख का डिडक्शन मिल गया, तो 3 लाख बनना चाहिए, लेकिन गलती से वहां पर लिखा हुआ है कितना? बोलो, कम लिखा हुआ है या ज्यादा लिखा हुआ है? 4 लाख लिखा हुआ है या वो, तो वो उस अर्थमेटिकल एरर को ठीक कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर कुछ इनकरेक्ट क्लेम लिया होगा, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तुम्हारी इंफॉर्मेशन से जो रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें तुमने अपेरेंट फ्रॉम द उससे दे रखा है, तो यानी कि अपेरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट का मतलब पता है? अपेरेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये गलती है। जैसे कि मैं बताऊं कि 5 लाख तक की इनकम है, उसी बंदों तक को क्या उन्हीं को क्या मिलता है? 87A का बेनिफिट मिलता है, रिलीफ, है ना? लेकिन तुम्हारी 6 लाख थी, तुमने 87A का रिलीफ ले रखा है, सामने सामने दिख रहा है कि भाई गलती है, तो उनको भी ठीक कर देगा वो, ठीक है, एडजस्टमेंट कर देगा वो उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेगा? डिसअलाउंस ऑफ क्लेम। कुछ क्लेम आपने ले रखे हैं, कौन कौन से? इफ रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम विच सेट ऑफ लॉसेस, कुछ सॉरी वो कह रहा है कि लॉसेस जो है उसको डिसअलाउ कर देगा। किस लिए लॉसेस डिसअलाउ कर? भैया आपने जो रिटर्न है ना वो लेट सबमिट किया है, अगर आपने रिटर्न लेट सबमिट किया और आप क्लेम कर रहे हो पीजीबीपी का लॉस, अरे भैया एक काम करो, इसको हम क्या करेंगे? डिसअलाउ कर देंगे। यानी कि पिछले साल की जो रिटर्न थी, आपने लेट सबमिट की थी और वहां पे आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया इस साल में, तो इस साल जो आप रिटर्न भरोगे ना, तो वो सीधा सीधा वो सिस्टम क्या पकड़ेगा कि आप अगर पीजीबीपी का कोई भी लॉस पकड़ रहे हो, पिछले साल की जो डेट है उस डेट को पकड़ेगा और उसको क्या कर देगा? डिसअलाउ कर देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है। और अब क्या होगा? डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द टैक्स ऑडिट। 44AB जब आपने करवाया, ठीक है, क्या होता है कि 44AB कब लगता है टैक्स ऑडिट? जब 1 करोड़ से ऊपर का हो जाता है। अब इस रिपोर्ट को आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ सबमिट करना पड़ता है। अब इस रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला कि आपको ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है ना 10,000 का, वो डिसअलाउ कर दिया है, ठीक है, बट आपने जो रिटर्न ऑफ इनकम भरी है ना उसमें वो उसका अलाउंस ले रखा है 10,000 का। तो बोलो ये चीजें आपने इसमें इसको टेकन इनटू कंसीडरेशन नहीं किया। रिटर्न फाइलिंग जब किया आपने, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको 10,000 अलाउ नहीं होगा और इसमें आपने अलाउ करवा लिया है, तो क्या वो डिसअलाउ कर देगा यूनिट? बोलो, प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिसअलाउ कर देगा? यस, उन एक्सपेंडिचर्स को वो डिसअलाउ कर देगा। और कुछ डिडक्शंस आपने ले रखी हैं, 10AA 80 की जो सीरीज है ये है डिडक्शन में, जो कि मैंने अभी आपको कराई नहीं है, ठीक है। इनकी जो डिडक्शन है वो भी नहीं मिलेगी अगर ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो यानी कि वो प्रोसेसिंग जो यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट वो क्या करेगा? उसको डिसअलाउ पहले ही कर देगा अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की है तो। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या करेगा वो प्रोसेसिंग यूनिट ऑटोमेटिकली करेगा और आपकी एडजस्टमेंट कर देगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करने से पहले समझो होगा क्या, यानी कि फिर वो निकालेगा क्या? टैक्स और इंटरेस्ट और फीस निकालेगा वो, ठीक है, और शैल बी कंप्यूटेड और पेबल निकालेगा और या फिर रिफंड निकालेगा। कौन निकालेगा? जैसी प्रोसेस हो गया मशीन में से, तो या तो आपका पेबल निकलेगा या तो रिफंड निकलेगा, ठीक है। इसी चीज की एडजस्टमेंट वो करेगा फिर आपके टैक्स, इंटरेस्ट और फीस में से। इफ एनी, अगर कोई टीडीएस और टीसीएस या एडवांस टैक्स भी पे कर रखा होगा आपने, तो उसका रिलीफ वगैरह भी वो कर देगा बिल्कुल सही से, ठीक है। और अदरवाइज वे ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और फीस, यानी कि क्या बोलेगा वो, आपका रिफंड निकल रहा है या फिर आपका पेबल निकल रहा है, उसका इंटीमेशन देगा। एन इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड बाय किसके द्वारा? यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि एक इंटीमेशन जनरेट होगा और सेंड कर दिया जाएगा किसको? आप लोगों को, असेसी को, स्पेसिफाइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ पेबल कितना करना है और ड्यू कितना बनता है तुम्हारा। अगर तुम्हारा ड्यू बनता है तो असेसी इन परसुएंस ऑफ डिटर्मिनेशन शैल बी ग्रांटेड टू दी असेसी। तो ड्यू अगर रिफंड बनता है तो उसको रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है। इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंड टू दी असेसी इन केस वेयर द लॉस
declared in the return by assessee is adjusted but no tax or interest or fees payable and no refund is due to him। यानी कि मान लो सब कुछ हो गया, ठीक है, और आपका जो टैक्स लाइबिलिटी जो इनकम निकलती है वो इनकम निकलती है आपकी कितनी, बोलो बोलो, 5 लाख तक की इनकम निकल रही है विदाउट हैविंग एनी स्पेशल इनकम, 5 लाख तक की निकलती है। तो 5 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी वो तो नील ही निकल रही है ना, अरे बोलो, एडजस्टमेंट करने के बाद भी नील निकलेगी, यानी कि ना तो आपको कोई रिफंड बन रहा है ना तो आपको कोई उनको पेबल करना है, तो भी क्या इंटीमेशन आएगा, हाँ तो भी इंटीमेशन आएगा। यानी कि नॉर्मल केस में मैं बताऊं 143(1) का जो होता है वो इंटीमेशन आता ही आता है। रिटर्न सबमिट की, वहां पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपको उनका इंटीमेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझो टाइम लिमिट क्या है, कब तक इंटीमेशन हमको आ सकता है, कब तक अगर इंटीमेशन आया तो वैलिड है वरना इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट करने पर वो इंटीमेशन भेजेंगे। अब देखो इंटीमेशन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैक्सिमम जो है ना 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड, जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइलिंग की है, मान लो कि 31 मई को आपने क्या किया, 2020 में आपने रिटर्न फाइलिंग की है, 1 मई 2020 को आपने रिटर्न फाइलिंग की है, तो 1 मई 2020 को रिटर्न फाइलिंग करने के बाद क्या हो रहा है, बोलो, 1 मई 2020 के रिटर्न फाइलिंग करने के बाद क्या होगा, 1 साल वहां से, यानी कि 31 मई 2020, इसका एंड कब हो रहा है, असेसमेंट ईयर, सॉरी ये ईयर कब एंड हो रहा है, बोलो बोलो, 31 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा ये वाला ईयर, क्योंकि इसमें तुमने रिटर्न सबमिट किए कौन से में सर, 20 एंड 21 में, ये वाला एंड हुआ यहां से लेके 1 साल, 1 ईयर, यानी कि लास्ट डेट क्या हो जाएगी आपकी 31 मार्च 2022 तक आपको इंटीमेशन आ जानी चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? द पीरियड ऑफ इंटीमेशन विल रन फ्रॉम द डेट ऑफ कौन सा, फाइलिंग ऑफ लेटेस्ट रिवाइज रिटर्न, यानी कहां से देखा जाएगा, या तो आपने लेटेस्ट रिवाइज किया हुआ ना रिटर्न को, तो उस रिवीजन ऑफ उस ईयर से देखा जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर से देखा जाएगा, उसका एंड आएगा, उसके एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए, तो वैलिड इंटीमेशन है, वरना वो वैलिड इंटीमेशन नहीं है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिटर्न शैल बी डीम टू बी दी इंटीमेशन आ जाएगा अगर कुछ भी नो सम इज पेबल, कोई भी अगर पेबल नहीं करना है, या फिर नो रिफंड इज ड्यू टू हिम, कोई भी रिफंड नहीं है ड्यू, या फिर कोई भी पेबल नहीं करना, तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा ना उसी को ही मान लेंगे वो क्या है, इंटीमेशन है। ठीक है, इन केस रिफंड बिकम्स ड्यू, अगर रिफंड आ जाता है आपको, ड्यू हो जाता है आपका रिफंड, तो असेसी अंडर सेक्शन 143(1) में, ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 143(1) का जो इंटीमेशन आया उसमें रिफंड बनता है, तो असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, किसके ओपिनियन में है, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 143(2), यानी स्क्रूटनी करने के उसमें फिराक में है, वो कह रहा है कि भाई मैं इसका स्क्रूटनी कर सकता हूँ। 142(2) में वो क्या कह रहा है, आपका स्क्रूटनी कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिटर्न, तो वो क्या कह रहा है कि ग्रांट ऑफ रिफंड इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्टेड द रेवेन्यू, यानी कि जो रिफंड दिया जाएगा ना आपको, वो शायद मेरे को लग रहा है कि ये गलत रिफंड है, हमसे ये जो चीज हुई है ना, ये इंटीमेशन तो दे रहे हैं हम, बट मैं सोच रहा हूँ आपका स्क्रूटनी कर दूं, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, और अगर वैसे आपकी लाइबिलिटी रिफंड बन रहा है लेकिन आपकी लाइबिलिटी ज्यादा बनती है, समझ में आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, विद होल्ड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, विद होल्ड मतलब रोक लेना, आपका रिफंड को रोक सकता हूँ। समझ में आ रहा है, विद द प्रायर अप्रूवल, लेकिन इस चीज के लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेरे को प्रिंसिपल, कमिश्नर और कमिश्नर की। कोई डाउट है इसमें 142 में, या समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर, आ गया सर। चलो ग्रेट है। इसके बाद आ जाता है कौन सा असेसमेंट पढ़ेंगे अब हम,
बिल्कुल ही 143(3) का असेसमेंट है। कौन सा असेसमेंट है? सर कब तक क्लास होगी? बस अभी खत्म हो जाएगी, ये वाला 143(3) कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 सेक्शन है, उसको नेक्स्ट वाली क्लास में निपटाएंगे, ठीक है। चलो, सेक्शन 143(3) क्या बोलता है? सेक्शन 143(3) बोलता है कि भैया जो स्क्रूटनी असेसमेंट, मैंने बोला है ना कुछ शक है, कब होता है? वेयर द असेसिंग ऑफिसर और द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी हियर इन आफ्टर कलेक्टिवली रेफर टू द असेसिंग ऑफिसर, जिसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, कंसीडर इट इज नेसेसरी टू इंश्योर द असेसी हैज नॉट, ओहो क्या बोला है, डिपार्टमेंट को ना शक हो गया है। किस चीज के लिए शक हो गया है? सर वो इंश्योर करना चाहता है कि असेसी ना, यानी कि आप लोगों ने कहीं, आप लोगों ने अंडर स्टेटेड तो नहीं कर रखी अपनी इनकम, कहीं कुछ छुपा, यानी जितनी बनती है उतनी उससे कम तो नहीं लिख रखी, या फिर यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट में जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट आ रहा है, लेकिन आप इनकम कम बता रहे हो। लेकिन देखा जाए तो आपका बिजनेस कुछ खास ऐसा है नहीं कि जो एक्सपेंडिचर जितना आप क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो उतना है, ठीक है। तो मेरे को शक हो रहा है कि आपने इनकम जो है वो कम दिखाई है, या फिर मैंने लॉसेस ज्यादा डिक्लेयर कर दी, एक्सेसिव लॉस ले लिया, लॉस कम हुआ है बट मैंने लॉस एक्सेस ले लिया, या फिर मैंने टैक्स कम पे किया है गवर्नमेंट को। अगर ऐसा लगता है, किसको लगता है? सर असेसिंग ऑफिसर को लगता है, तो 143 में आपका केस ओपन हो सकता है, जिसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। ही कैन मेक स्क्रूटनी इन दिस रिगार्ड एंड गैदर कर सकता है वो इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस एज डीम फिट, जहां से भी एविडेंसेस उसको मिल सकते हैं वो एविडेंसेस ले सकता है, ठीक है, और आपका केस खोल देगा 143(3) में, ठीक है। 143(3) में आपका केस ओपन कर देगा और फिर वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है आपकी रिटर्न फाइलिंग से, वो वाली इंफॉर्मेशन लेगा, कुछ अपने कलेक्ट करेगा, उससे फिर क्या क्या असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। इनसे कलेक्ट करके फिर वो असेसमेंट निकालेगा और असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। कंडीशन क्या हो गई इस स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए? कंडीशन क्या है सर? आपने ना रिटर्न फाइल किया होना चाहिए, आपने 143 में रिटर्न फाइल किया होना चाहिए, या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपको नोटिस आया 142(1) का रिटर्न सबमिट करने के लिए, आपने उसके संदर्भ में रिटर्न सबमिट की, यानी कि आपने रिटर्न सबमिट किया होना चाहिए। और ऐसा असेसिंग ऑफिसर को लगना चाहिए, नेसेसरी टू इंश्योर, कि लगना चाहिए कि शायद मेरे को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसने अंडर स्टेटेड नहीं कर रखा है अपनी इनकम और डिक्लेयर कर रखा है एक्सेसिव लॉस, या फिर अंडर पेड कर रखा है उसने टैक्सेस। अगर ऐसा लगता है तो वो आपका केस खोल सकता है किसमें? 143(3) में। समझ में आ रहा है? यस सर। प्रोसीजर क्या है 143(2) में? देखो प्रोसीजर क्या है, 143(2) क्या चीज बोलता है? 143(2) बोलता है नोटिस आएगा आपको, स्क्रूटनी का नोटिस जो मैं आपको भेजूंगा ना, कि मैं आपका केस खोल रहा हूं, किसमें? आपका केस जो है मैं 143 में खोल रहा हूं, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहा हूं। तो जो नोटिस दूंगा ना, नोटिस दूंगा इस सेक्शन के अंदर में, 143(2) के अंदर में मैं आपको नोटिस दूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। असेसिंग ऑफिसर शेल सर्व करेगा नोटिस किसको? टू प्रोड्यूस एनी एविडेंसेस, और जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वो बोलेगा कि इसमें मेरे को लगता है कि आपका जो इनकम है वो ज्यादा है और इसलिए हम आपका केस खोल रहे हैं, और आप प्लीज अपने इनकी इंफॉर्मेशन मेरे को अभी के अभी सबमिट करो विद इन टाइम पीरियड, या फिर 5 दिन में, यानी विद इन रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस, ठीक है, विद इन 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस आपको ने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन सबमिट कर देनी है। आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। अच्छा, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस मतलब नो नोटिस शैल बी सर्व्ड, कोई भी नोटिस आपको सर्व नहीं करने को मिलेगा। नो नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द assessee after expiry of 6 months from the end of the financial year in which return is filed। मान लो रिटर्न फाइल की गई है कब? 1920 की रिटर्न फाइल की गई है टाइम पर। कब फाइल की गई सर? 31 जुलाई को मैंने टाइम पर फाइल कर दी। उसने बोला 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिटर्न फाइल की है। तो रिटर्न कब फाइल किए सर? हमने फाइल किए कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 20 एंड 21। तो 20 एंड 21 कब खत्म होगा? बोलो बोलो। 2020 को किए ना, तो 2021 में हमने किया है, तो 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 ये खत्म हुआ। इसके 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या भरना है?
आपको नोटिस सर्व कर देना है। सर्व कर देना मतलब उसका केस खोल सकते हो फिर आप स्क्रूटनी में। सर क्या इसके बाद वो नोटिस नहीं दे सकते? ना ना ना, नोटिस सर्व की बात हो रही है, नोटिस सर्व। सर्व हो जाना चाहिए कब तक बोलो? 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक जो है, 30 सितंबर तक आपको जो है वो नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ 30 सितंबर तक, उसके बाद सर्व किया तो ये इनवैलिड नोटिस हो जाएगा। अगर ये इनवैलिड नोटिस हो गया तो सर जो आप स्क्रूटनी करोगे ना, वो सब प्रोसीजर सब फीका पड़ जाएगा। आपको मतलब कुछ करने का इसमें राइट ही नहीं, सबको नील मान लिया जाएगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? इनवैलिड मान लिया जाएगा। जब नोटिस ही आपने टाइम पर नहीं दिया हमको, तो उसका प्रोसीडिंग आप कैसे कर सकते हो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। इसमें पूछ सकता है वो आपसे कि वैलिड नोटिस, यानी कि इस टाइम पर उसने रिटर्न फाइल की थी और उसने 143(2) का नोटिस उसने कौन सी डेट में सबमिट कर देना है, कौन सी कब तक उसको सबमिट कर देना है। तो जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइलिंग की है उस ईयर के एंड से लेके 6 महीने तक के अंदर अंदर उसको कर देना है क्या? नोटिस फाइल। नोटिस सर्व, सर्व मतलब जहां डिपार्टमेंट की तरफ से चला गया, तुम्हें मिला नहीं, डिपार्टमेंट ने लास्ट डेट यहां पर सर्व कर दिया बट तुम्हें बाद में मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस क्या है? वैलिड है। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे क्या लिखा है समझो। आफ्टर कलेक्टिंग सच इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस एज द assessee produces in response to notice under section 143(2). 143(2) में जो स्क्रूटनी का नोटिस है उसके वो बोलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दो, तो आप वो इन्फॉर्मेशन उनको दोगे, उसको वो सारी की सारी रेलिवेंट मटेरियल चीजें मिलेंगी और एओ वो सब चीजें अपनी तरफ से भी कुछ गैदर करेगा और फिर ऑर्डर निकाल देगा। ऑर्डर किसमें निकालेगा सर? 143(3) का ऑर्डर निकालेगा। ऑर्डर किसमें देगा? 143(3) में। नोटिस किसमें जाएगा सर? 143(2) में नोटिस जाएगा। और ऑर्डर किसमें देगा सर? 143(2) में, सॉरी 3 में। और ऑर्डर दे देगा वो किस चीज का? कि टोटल इनकम और लॉसेस, यानी डिटरमाइन करेंगे किसमें? डिटरमाइन फॉर द पेबल निकलेगा या फिर आपका रिफंड निकलेगा, पेबल निकलेगा या रिफंड निकलेगा, वो उस चीज का नोटिस जाएगा आपको। और जो ऑर्डर है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, यानी कि जो ऑर्डर दे देना है, पास कर देना है आपको। ऐसा नहीं आपका आप असेसी का ना ऑर्डर खोल के ही बैठ गए, भाई उसको कोई काम ही नहीं करने दे रहा, उसका असेसमेंट ही नहीं कर, असेसमेंट करके ही बैठ गए, मतलब इतने साल लगा दिया आपने असेसमेंट। ना ना ना, सुनो भाई, कब तक आपको कंप्लीट कर देना है? डिपार्टमेंट ने बोला है, लॉ ने बोला है कि भाई विद इन 12 मंथ फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर को बोला ये कि भाई 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जब उसका खत्म हो जाएगा ना, असेसमेंट ईयर जब खत्म हो जाएगा उसका, असेसमेंट ईयर अगर खत्म हो जाएगा तो वहां से 12 महीने, मान लो 1920 की बात कर रहे हैं हम, ये प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है इसका सर? 20 एंड 21 में, 2021 में खत्म होगा। तो इसके 12 महीने मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है पीरियड। इसके 12 मंथ, यहां से 12 मंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो यानी कि 31 मार्च 2022 इस डेट तक आप अपना असेसमेंट जो है वो कंप्लीट करके ऑर्डर पास कर दो 143(3) के। इसके बाद अगर आपने ऑर्डर पास किया तो वो इनवैलिड ऑर्डर हो जाएगा, आपका ऑर्डर नहीं माना जाएगा। तो जो आप करना चाहते हो वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अरे बताओ। आवाज आ रही है? समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? चलो बस ये खत्म हो गया। यहाँ पे सेक्शन 143(3) क्या बोलता है? 143(3) किसके केस में करना है? स्पेशल प्रोसीजर, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहे हैं किसका सर? रिसर्च एसोसिएशंस का। इनको क्या मिलता है ना, ये इनको सेक्शन 10 के अंडर में कुछ डिडक्शंस, यानी कि इनको कुछ एग्जम्पशंस मिलती है। हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, इनको कुछ एग्जम्पशन मिलती है, यानी कि इनकी इनकम और इनकम माइनस, इनको क्या हो रहा है? इनकम और इनकम माइनस क्या करना पड़ जाएगा? एक्सपेंडिचर।
तो इन एक्सपेंडिचर को अलाउ किया जाता है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या इन एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर सकता है? यस, डिसअलाउ कर सकता है, लेकिन कब? ऐसे नहीं डायरेक्टली कर देगा, इसको देना पड़ेगा किसको? वैसे तो उसको ये अलाउ ही करना पड़ेगा, इनको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन वो डिसअलाउ नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर इनको डिसअलाउ नहीं कर सकता। इनको डिसअलाउ करने के लिए सिर्फ इसी केसेस में, बाकी केसेस में तो डिसअलाउ कर सकता था। इन केसेस में जो रिसर्च एसोसिएशन है, एजेंसीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, इन सब के को एक स्पेशल एग्जेम्पशन मिलती थी। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी थी। तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक वो एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं कर लेती, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि इसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, तब तक असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? इनको डिसअलाउ नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, बस खत्म हो गया ये। ऑर्डर ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ सच असेसी shall be made after giving effect to the provision of section 10, यानी कि जो असेसमेंट करेगा असेसिंग ऑफिसर इनका, भाई सेक्शन 10 का उसको एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉलोइंग केस होगा कि विदाउट गिविंग, फॉलोइंग केसेस में असेसमेंट ऑफ सच असेसी शैल बी मेड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन है उसको नहीं देना है। कब नहीं देना है? असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने एग्जेम्पशन दे रखा है इनको, तो ये उनको ही क्या करेगा? इंटीमेट करेगा। और फिर वो जब बोलेंगे कि इन्होंने और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अबाउट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव असेसी, यानी कि वो बताएगा कि सर ये जो रिसर्च एसोसिएशन है ना, ये इसने, आपने एग्जेम्पशन तो दिया है, जो कंडीशन आपने लगाई है ना, उस कंडीशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया। मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, ये इंटीमेशन मैं किसको दूंगा? सर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनके ऑर्डर का वेट करूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। या फिर अप्रूवल, या फिर अप्रूवल जो ग्रांट किया था इनको सच एसएससी, वो विड्रॉन कर लिया है किसने? वो विड्रॉन हो चुका है, तब जाके मैं उसका एक्सपेंडिचर को क्या कर सकता हूँ? डिसअलाउ कर सकता हूँ। सिंपल वही चीज है, मैंने बोला कि यहाँ पे। और असेसिंग ऑफिसर अगर किसकी बात कर रहे हैं सर, सेक्शन 1023C में जो भी रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट वगैरह और जो इंस्टीट्यूशन वगैरह, उनके लिए भी मैं क्या बोल रहा हूँ सिंपल टर्म्स में, गवर्नमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटीमेशन करना पड़ेगा उनके कॉन्ट्रावेंशन के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दिया कि इनका हटा दो एक्सपेंडिचर, तब जाके आप डिसअलाउ कर सकते हो, वरना डिसअलाउ नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, वरना ऊपर वाले केस में असेसिंग ऑफिसर के हाथ में ही पूरी पावर है डिसअलाउ करने की। चलो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आ गया यहाँ तक समझ में? यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, बाकी क्लास कल करेंगे हम, ठीक है।